चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं कस्टम लॉ। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं कस्टम लॉ। अब सेकंड पार्ट में अपने थियरी टॉपिक्स जो हैं उस पर फोकस करेंगे। ये क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन वाला जो टॉपिक है वो चैप्टर में थोड़ा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन भी है, उस पे जाने से पहले आगे के टॉपिक्स देख लो। अब क्योंकि आपने जीएसटी पढ़ा है, कुछ चीजें रिपीट मिलेंगी और वो और टाइम सेविंग भी हो जाएगा आपके लिए। पेज नंबर 39 है, असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। असेसमेंट का मतलब है कंप्यूटेशन करना या कैलकुलेशन करना, वो बात हो रही है। सेक्शन का रेफरेंस है सेक्शन 17 और 18। असेसमेंट का मतलब ही वही है, ड्यूटी का रेट डिटरमाइन करना और जो गुड्स की वैल्यू है वो डिटरमाइन करना, और उस पर फिर कैलकुलेशन होगा कि ड्यूटी कितनी पे करनी है। अभी जो लास्ट अपन ने देखा सेक्शन 15-16, उसमें हमने देखा कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्सेबल इवेंट क्या है, बिल ऑफ एंट्री या फिर एंट्री इनवर्स विच एवर इज लेटर। तो वो एक पॉइंट था, लेकिन उसमें एक चीज बतानी रह गई रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट। तो वो इसमें मैं एड ऑन करा देता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। दो पॉइंट स्किप हो जाएगा। देखो एक्सचेंज रेट जो है अपना रुपये और डॉलर वाला, उसकी बात हो रही है। इसके लिए उन्होंने प्रोविजन ऐसा बनाया हुआ है कि इंपोर्ट वाले केस में जो बिल ऑफ एंट्री की एक्चुअल डेट होती है ना, वो रेलेवेंट डेट मानी जाएगी। इसमें कोई विचेवर इज अर्लियर लेटर कुछ भी नहीं, सिंपल सा एक पॉइंट है। बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की जो भी एक्चुअल तारीख होगी, उस दिन जो रुपये और डॉलर का रेट चल रहा होगा एक्सचेंज वाला, वो अपने अडॉप्ट करेंगे। अब रुपये और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट होता है वो कौन डिफाइन करता है? आरबीआई। ये बात तो है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। देखो आरबीआई का जो रेट है ना, वो रियल टाइम में चेंज होता है। अभी आप जाके ऑनलाइन चेक करोगे ना, तो एवरी सेकेंड रेट फ्लक्चुएट हो रहा होता है। तो फिर कौन सा रेट ले कौन सा नहीं, इसमें कंफ्यूजन होगा। और इम्पोर्टर तो क्या करेगा, जो भी मिनिमम रेट हो सकेगा वही देगा। अब 15 पैसे 10 पैसे उसने कम लगा लिया, तो कौन चेक करने जाएगा कौन से टाइम पे एग्जैक्टली उसने रेट देखा होगा? वो तो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसका एक दूसरा रास्ता निकाला। इन्होंने बोला सीबीआईसी जो अपनी अथॉरिटी है ना, सीबीआईसी रेट डिफाइन करेगी फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर्पस। तो बोला कि आरबीआई का रियल टाइम रेट छोड़ दो, भूल जाओ उसको। सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको एक्सचेंज रेट दिखेगा। जो भी लास्ट अपडेटेड एक्सचेंज रेट होगा, सीधा सीधा वो अडॉप्ट कर लेते। अब सीबीआईसी वाले ना रियल टाइम अपडेट नहीं करते, वो लोग ऐसे 10 दिन में 15 दिन में एक बार अपडेट करते हैं। इस तरीके से काम चलता है। तो ये खास नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि सब में अगर आपको दिया हो आरबीआई का एक्सचेंज रेट और सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट, तो एप्लीकेबल कौन सा होगा? सीबीआईसी वाला। ठीक है, आरबीआई का एक्सचेंज रेट यूज नहीं करना है। और रीजन क्या है वो तो आपको बता ही दिया। रियल टाइम होता है। चलो आगे बढ़े। सेक्शन 17 वही बात कर रहा है जो इनकम टैक्स जीएसटी दोनों में देखा हमने, सेल्फ असेसमेंट। पहले आपका टैक्स कैलकुलेट करने का राइट गवर्नमेंट आपको देती है। अगर आप ठीक से कैलकुलेट नहीं करो तो फिर वो उसमें करेक्शंस करने को बोलते हैं, वैसा होता है। तो सेल्फ असेसमेंट की बात सेक्शन 17 में की। आप जो सेल्फ असेसमेंट करोगे उसको वेरीफाई किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे, मिस्टेक निकली तो रीअसेसमेंट होगा। डिपार्टमेंट कैलकुलेशन करके आपको नोटिस भेजेगा कि भाई हमारे हिसाब से ड्यूटी इतनी होनी चाहिए,
आपने ड्यूटी कम कैलकुलेट की है। अगर आप उसके सामने बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए पैसे भर देते हो तो बात ठीक है, नहीं भरोगे तो फिर रिकवरी वाले प्रोसीडिंग्स और वो सब एक्शन शुरू हो जाएगा। आपको 15 डेज का टाइम मिलता है, नोटिस आने के 15 दिन में सामने से पैसे भर दो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोला है द ऑफिसर शल पास स्पीकिंग ऑर्डर्स। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब एन ऑर्डर विच इज विद रीजनिंग्स। आपको ऑर्डर में रीजंस दिए होते हैं कि हमने ऐसा ऑर्डर क्यों इशू किया, तो आपको क्लैरिफिकेशन मांगने नहीं जाना पड़ता। ये अपन ने जेआईजीएल में भी टर्म देखा था, एन ऑर्डर विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड अ स्पीकिंग ऑर्डर। फिर एक सेक्शन 18 है, उसको बोलते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। इसका सबसेक्शन 1 जो है ना, वो एक थियरी आंसर भी बन सकता है। रीजंस फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल का मतलब टेम्पररी। ठीक है, प्रोविजनल का मतलब है टेम्पररी। अब टेम्पररी असेसमेंट क्यों होता है वो समझना है। जैसे इंडिया में आपने कोई गुड्स इंपोर्ट की है, अब है ना उसकी वैल्यूएशन को लेके, टैरिफ में क्लासिफिकेशन को लेके, या फिर क्वांटिटी को लेके, कोई भी चीज को लेके डिस्प्यूट है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। डिपार्टमेंट बोल रहा है अब इसको कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करे, कंफ्यूजन है थोड़ा, या कितनी वैल्यू पे चार्ज करे वो भी कंफ्यूजन है, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए। इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, प्रोडक्ट का टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग होती है, रिपोर्ट आएगी, फिर क्लैरिटी आएगी। अब जो इम्पोर्टर है वो बोलेगा मैं क्या करूँ तब तक, मतलब गुड्स का क्या होगा, आप गुड्स क्लियर करके नहीं दोगे मेरा काम रुक जाएगा। डिपार्टमेंट एक ऑप्शन देता है, बोले काम करो, प्रोविजनल टेम्पररी बेसिस पे असेसमेंट करो, एक अमाउंट ड्यूटी का देके जाओ और गुड्स ले जाओ। जो डिफरेंस का अमाउंट बाद में निकलेगा वो हम बाद में आपसे कलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने ज्यादा भर दिया है तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो रिफंड कर देंगे। तो दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है, वैसा है। तो प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब टेम्पररी है, सिचुएशन के बेसिस पे किया जाता है, और बाद में फाइनल असेसमेंट तो होगा, वो तो सर्टन है, वो श्योर है। ठीक है। तो जो 18 सबसेक्शन 1 है उसमें ये सब रीजंस दिए हुए हैं कि भाई प्रोविजनल असेसमेंट क्यों होता है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, गुड्स को क्लासिफाई कैसे करना है वो नहीं पता चल रहा है, ठीक है, वैल्यूएशन को लेके कोई कंसर्न है, प्रोडक्ट का टेस्टिंग करवाना पड़ेगा उसके बाद पता चलेगा, या आरसीसी खुद आके बोलता है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि जो प्रोडक्ट मैंने इंपोर्ट किया उसको कहाँ क्लासीफाई करें, या तो आप बता दो या तो मैं अपने हिसाब से क्लासीफाई कर दूं। तो डिपार्टमेंट ने बोला इमीडिएट तो हम भी कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, तो आप एक काम करो, अभी टेम्पररी एक बार ड्यूटी भर के जाओ, हम वेरीफाई करके बाद में बता देंगे। तो प्रोविजनल असेसमेंट अगर होता है तो बाद में फाइनल असेसमेंट तो होगा ही होगा, ये तो पक्का है। अब मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे अमाउंट का, पैसों का। प्रोविजनल असेसमेंट करके आप ड्यूटी भर के चले गए, मान लो आपने 2 लाख रुपए ड्यूटी भर दी, फाइनल असेसमेंट में पता चला कि ड्यूटी बनती है 3 लाख रुपए। अब आप बोलोगे सर ऊपर का 1 लाख में भर देता हूँ, लेकिन ये सब करने में कुछ दिन कुछ महीने लग गए। तो इन शॉर्ट सरकार का पैसा आपने यूज कर लिया। जो 3 लाख देने थे आपने 2 ही लाख भरे, और बाकी का 1 लाख आप इतने महीनों से यूज कर रहे हो, 1 महीने से 2 महीने से, तो उसका ब्याज नहीं लगेगा। अगर ब्याज नहीं लगाया तो हर कोई यही करेगा, प्रोविजनल असेसमेंट, टेम्पररी लमसम ड्यूटी, थोड़ी कम पे करेगा, पैसा यूज करेगा, बाद में भर देगा। तो सरकार का पैसा आप बिना टैक्स या बिना इंटरेस्ट पे किए यूज कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे प्रोविजन बना दिया कि जो इंटरेस्ट आप कम पे करते हो और फाइनल असेसमेंट पे ऊपर का अमाउंट देने का आता है, तो उस पर ब्याज लगता है। और ब्याज का रेट कस्टम में फिक्स है 15% पर एनम। पूरे कस्टम लॉ में एक ही रेट है 15% पर एनम, वो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ब्याज लगता कैसे है ना, कब से लगता है, पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो देखो। यहाँ पे ऐसा बोला, सपोज अपने कुछ इंस्टेंस फिक्स कर लेते हैं या एग्जांपल ले लेते हैं, डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, ये आप फिक्स कर लो, आज की डेट ही रख लेते हैं। ठीक है। इसमें आपने ड्यूटी पे की 2 लाख रुपए। इसके बाद फाइनल असेसमेंट हुआ, और इसकी डेट है 15 जून। फाइनल असेसमेंट पे आपको और एडिशनल अमाउंट पे करने का आया, एडिशनल अमाउंट पेएबल 1 लाख रुपए। अब बोला है 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम। कब से लगेगा पता है, सेक्शन ऐसा बोलता है जिस मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उस मंथ की 1 तारीख से।
और कहाँ तक लगेगा? जिस दिन आप पेमेंट करोगे ना वहां तक, डेट ऑफ पेमेंट। मान लो आप 20 जून को पेमेंट करने गए, तो यहाँ से लेके 1 अप्रैल से लेके 20 जून तक पूरे ड्यूरेशन पे इंटरेस्ट। अजीब सा कानून है एकदम। जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उस महीने की पहली तारीख से, तो ये 25 दिन का है कि जोड़ दिए। प्रोविजनल असेसमेंट तो 25 तारीख को हुआ, बोला नहीं उस महीने की पहली तारीख से, तो 25 डेज का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा दिया आपके ऊपर, वैसे बोला। ये लिख लो, एक बार एग्जाम्पल नोट कर लो। बोलो, स्टोरी समझ आई? अब पेमेंट करने में आप जितना डिले करोगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, वैसा। अच्छा, अगर आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया, ऐसा हो सकता है? 2 लाख नहीं, जैसे टोटल 3 लाख बना अपना, आपने पहले ही 3.5 लाख पे कर दिया था, 50,000 रिफंड लेना निकलता है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो 50,000 रिफंड मिलेगा। अब रिफंड वाले में इनकी कंडीशन अलग है। इसमें बोलते हैं कि भाई जो रिफंड है ना आपका, वो ये फाइनल असेसमेंट के बाद प्रोसेस होगा, सीधी बात है। फाइनल असेसमेंट के बाद अगले 3 महीने में रिफंड आ जाएगा, बट उसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर 3 महीने से लेट हुआ तो जो एडिशनल ड्यूरेशन है उसका ब्याज मिलेगा, समझे? और कितना मिलेगा? 6% पर एनम आफ्टर 3 मंथ्स। इस 3 महीने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये 3 महीने में पैसा वापस आएगा पर ब्याज नहीं मिलेगा। 3 महीने से अगर लेट हुआ तो जो एडिशनल ड्यूरेशन है सिर्फ उसका ब्याज मिलेगा, वो भी 6% पर एनम, और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, शर्मा शर्मा के सरकार कैसे चलेगी? बेशरम होके चलानी पड़ती है। 3 महीने का कोई इंटरेस्ट नहीं, 3 महीना 15 दिन हुआ तो 15 दिन का मिलेगा। जागा करो यार, जागा करो तुम, ऐसे नींद में से उठते हो पूरा बोलने के बाद। दोनों रेट तो बता रहा हूँ कि 15% है, 6% है। ठीक है, तो 18 सबसेक्शन 3 हो गया, 4 हो गया, 2 भी बता दिया। सबसेक्शन 5 में बोला है कि कौन से केसेस में आपको रिफंड और ये सब चीजें होती है। कहीं कहीं पे आपको इंटरेस्ट का वेवर भी मिल सकता है कि भाई नहीं दोगे तो चलेगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट वही रिफंड वाला जो मैंने बताया कि एक्सेस अमाउंट होगा तो रिफंड हो जाएगा। रिफंड पे इंटरेस्ट कब मिलेगा, तो स्टोरी रिपीट चल रही है। एक उसमें पॉइंट दिया है वॉल्यूंटरी पेमेंट और ड्यूटी, प्रैक्टिकल चीजें हैं, ध्यान में भी रह जाएंगी। जैसे आपने 2 लाख तो भर दिया, कब भरा? अभी 25 अप्रैल को प्रोविजनल असेसमेंट करके। फिर किसी ने आपको बोला कि यार पक्का 3 लाख से नीचे तो ड्यूटी होती ही नहीं है ऐसे केस में, मैंने कम भर दी। बोले यार अब क्या करूं? अब जब तक फाइनल असेसमेंट नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। और फाइनल असेसमेंट तो डिपार्टमेंट के हाथ में है ना, 15 जून होगा, 15 जुलाई होगा, कोई डेडलाइन तो है नहीं। पर मेरा तो एक एक दिन का ब्याज लग रहा है। अब मुझे टेंशन हो रही है, यार 1 लाख का 15% पर एनम तो मेरा लग ही जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फाइनल असेसमेंट का वेट किए बिना
इसके बीच में मैं जाके और अमाउंट पे करके आ जाऊँ? तो कोर्ट ने बोला इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, पैसा देने ही तो आ रहे हो। इस डेट पे अगर आपने 2 लाख भरा और एक हफ्ते बाद आपको रियलाइज हुआ कि और भर देना चाहिए, तो एक हफ्ते बाद जाके आप और 1 लाख दे सकते हो। लेकिन उसमें इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? और लगेगा तो कितना लगेगा? उतने तक ही लगना चाहिए, लगेगा तो सही। तो अगर आप मान लो 2 मई को चले गए, 2 मई, और जाके ना आपने 1 लाख रुपए और दे दिए, तो 2 मई तक का इंटरेस्ट तो आपको देना ही है। और कब से देना है पता है? वही 1 अप्रैल से। तो बोले फिर फायदा क्या हुआ? बोले हुआ ना, उसके बाद के ड्यूरेशन का फायदा है ना। अब इन्होंने असेसमेंट 15 जून को किया, तो ये 1.5 महीना, इसका ब्याज तो बचेगा। तो एक बार अगर आपने प्रोविजनल असेसमेंट में जो अमाउंट भर दिया, अगले दिन भरोगे तो पूरे महीने का इंटरेस्ट तो ले ली। लेकिन ये है कि बाद का इंटरेस्ट आपका बच जाएगा। अब डिपार्टमेंट 2 महीने लगा देगा अगर फाइनल असेसमेंट करने में, तो वो 2 महीने का पैसा आप बचा सकते हो, ये स्कीम। तो ये वॉल्यूंटरी पेमेंट वाले में इन्होंने सर्कुलर इशू किया था 2011 में, और ये बात क्लियर की थी कि भाई ऐसे करना हो तो बीच में जाके पेमेंट दे सकते हो, कोई ना नहीं बोल रहा है। बोलो कंप्लीट। सर आगे बढ़ते हैं। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नीचे एक इलस्ट्रेशन में है, आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो ऐसा ही समझ ट्राई कर सकते हो, सॉल्यूशन के साथ है, कैलकुलेशन टैली हो जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट प्रोसीजर वाला है। अब जो मैं आपको अभी पॉइंट्स बता रहा था, वो इम्पोर्ट, मैनिफेस्ट, पर्सन इन चार्ज, वो सब इसके अंदर मिल जाएगा। तो कनेक्टेड टॉपिक्स ही है। सबसे पहले तो पेज नंबर 43 पे देख लो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बोला है जो ये प्रोसेस का हिस्सा होती है। एक बोल रहे हैं स्टीमर एजेंट या एयरलाइन कंपनी। स्टीमर एजेंट वो है जो पर्सन इन चार्ज के बिहाफ पे मैनिफेस्ट फाइल करता है। मैंने आपको बोला शिप का कैप्टन शिप चला रहा होगा, तो मैनिफेस्ट फाइल करने कहाँ जाएगा? तो उसके बदले उसका एजेंट जो है वो मैनिफेस्ट फाइल कर सकता है। उस एजेंट को हम बोलते हैं स्टीमर एजेंट। और अगर एयरक्राफ्ट है तो एयरलाइन कंपनी खुद फाइल कर सकती है, उनके पास तो स्टाफ हो गई। तो पायलट जो प्लेन उड़ा रहा है उसी को डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। उसके बिहाफ पे कंपनी फाइल कर सकती है। फिर है पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब कौन है? ये कस्टोडियन है। जब पोर्ट पे सामान आता है उसको संभाल के कौन रखेगा? तो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी संभालती है। आप अगर कोई भी एयरपोर्ट पे जाओगे ना, जो कस्टम एयरपोर्ट है जहाँ पे कस्टम के गुड्स आते जाते हैं, वहाँ पे एक ही एरिया होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेयर हाउस होता है। वहाँ पे वो लोग गुड्स का स्टोरेज करते हैं। वैसे ये पॉइंट। कस्टम हाउस एजेंट्स कौन होते हैं? प्रोफेशनल्स जो पेपर वर्क करके देते हैं। अभी देखो बिजनेस करने की सेंस अलग होती है, पेपर वर्क अलग होता है। बोले यार मेरे को ना डील करनी आती है, बिजनेस करना आता है, प्राइस फिक्स करके ना जो भी है वो ऑर्डर प्लेस करना आता है। लेकिन ये इम्पोर्ट कैसे होता है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या फाइल होता है, कौन सा फॉर्म भरना होता है, मेरे को ये सब आइडिया नहीं है। तो भाई कोई एजेंट है ऐसा जिसको पैसा दे दो और वो क्लियर करा के दे दे? तो ये क्लियरिंग एजेंट होते हैं, इनको कस्टम हाउस एजेंट या सीएचए बोला जाता है। नॉर्मली आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी इन फ्यूचर ये फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो उसका एडिशनल एग्जाम देके आप सीएचए का लाइसेंस ले लो, एंड देन आप प्रैक्टिस करो, तो वो ऑप्शन भी रहता है। तो कमीशन बेसिस पे काम होता है, जितना आप क्लियरेंस करवा के दोगे, पेपर वर्क करोगे, उतने आपको पैसे मिलेंगे वैसे। कस्टम हाउस का मतलब कस्टम अथॉरिटी डिपार्टमेंट जो आपके गुड्स का क्लियरेंस करके दे रहा है, कस्टम ऑफिसर्स की पूरी टीम, उसको कस्टम हाउस बोला जाएगा। और आप उसके एजेंट वैसे बोलते हैं कस्टम हाउस एजेंट। वैसा कुछ एग्जाम देना पड़ता है, फिर लाइसेंस मिल जाता है वैसा। इसके बाद है सेक्शन नंबर 29। सब हेडिंग वाले सेक्शन और सिंपल स्टोरी, बड़े इजी टॉपिक्स है। सेक्शन 29 में बोला है नॉट टू लैंड एट एनी प्लेस अदर देन कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट। अगर आपकी फ्लाइट में कस्टम वाले गुड्स हैं, ड्यूटी वाले गुड्स हैं, तो वो फ्लाइट आप कोई भी एयरपोर्ट पे लैंड कर दो, ऐसा नहीं होता है। जिस एयरपोर्ट पे कस्टम गुड्स को उतारना अलाउड है उसको बोलते हैं कस्टम एयरपोर्ट। जिस पोर्ट पे कस्टम वाले गुड्स लेके आ सकते हैं उसको बोलते हैं कस्टम पोर्ट। और जो लैंड बॉर्डर होती है जिसके थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको बोलते हैं लैंड कस्टम स्टेशन।
जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो गुड्स एक्सचेंज होते हैं, अब अपनी तो बाउंड्री क्या है, एक ही कंट्री के दो पार्ट कर दिए तो पूरी बाउंड्री है, तो कहीं से भी गुड्स एक्सचेंज कर लो ऐसा तो होगा नहीं। तो पूरी जो बाउंड्री है उसके ऊपर डेडिकेटेड चेक पॉइंट्स है, सिर्फ वहीं से गुड्स एक्सचेंज हो सकते हैं, उनको बोलते हैं लैंड कस्टम स्टेशन वैसा। तो बोला कि कोई भी फ्लाइट अगर आप लैंड कर रहे हो तो वो कस्टम एयरपोर्ट पे लैंड होनी चाहिए जिसके पास कस्टम वाले गुड्स है। अच्छा कोई इमरजेंसी आ जाए, फ्लाइट में कोई फॉल्ट आ जाए, हो सकता है ऐसा, तो नियरेस्ट कोई भी एयरपोर्ट पे आप फ्लाइट लैंड कर सकते हो, बट थोड़ा प्रोटोकॉल होता है, गुड्स को फ्लाइट से नहीं उतारना है। अगर फ्लाइट से उतारने पड़े, फ्लाइट डैमेज हो गई तो एयरपोर्ट एरिया के बाहर गुड्स लेके नहीं जा सकते, वो सब प्रोटोकॉल होता है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है पहले, तो वो सब पायलट को रूल फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब कंडीशंस दे रखी है। फिर बोला जो पर्सन इन चार्ज आ रहा है शिप लेके, उसकी ड्यूटी है डॉक्यूमेंट डिलीवर करने की, जिसका नाम है इम्पोर्ट मैनिफेस्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब इम्पोर्ट मैनिफेस्ट के दो तीन नाम है, समरी में देखना नीचे। अगर शिप से आ रहे हैं ना तो बोलते हैं इम्पोर्ट मैनिफेस्ट, एरोप्लेन से आ रहे हैं तो बोलते हैं इम्पोर्ट कार्गो मैनिफेस्ट, और अगर लैंड व्हीकल से आ रहे हैं तो बोलते हैं इम्पोर्ट रिपोर्ट। दो तीन नाम होते हैं, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट फाइल कब करना है, उसकी क्लैरिटी दे रखी है। शिप से या एयरक्राफ्ट से आते हो ना तो लैंडिंग से पहले, और अगर ट्रक लेके आ रहे हो या ट्रेन लेके आ रहे हो तो आने के बाद फाइल करोगे तो भी चलेगा, अगले 12 घंटे में। ठीक है, सब कुछ लिखा है इसमें, आप देखते जाओगे तो आपको नंबर्स दिखते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होता है ऑनलाइन, नहीं पॉसिबल हो आपके लिए तो फिजिकल फॉर्म का ऑप्शन भी देते हैं, ये सब भी बोल दिया। कुछ भी एरर करोगे तो पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए तक। फिर बोला एक इम्पोर्ट रोटेशन नंबर देते हैं, ये नया सिस्टम स्टार्ट किया जो अपना ये मुंबई अटैक हुआ था ना, तो आपको पता है पानी के रास्ते से आए थे बोट लेके, तो वहां पे ना सिक्योरिटी लैब्स था, वो भी सिक्योरिटी लैब्स था क्योंकि पानी का रास्ता ओपन था, कोई चेकिंग नहीं कुछ नहीं, आराम से आओ जाओ, तो बोट में आ गए पता ही नहीं चला। तो वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स, और इतना बड़ा मैटर हो गया मुंबई में। सेम अभी पहलगाम वाला हुआ, वहां पे भी कोई आर्मी सिक्योरिटी नहीं थी, इतने सारे आतंकवादी आ गए पता ही नहीं चली, इतनी गोलियां चली मालूम ही नहीं पड़ा क्या हुआ। तो वो सिक्योरिटी लैब्स की वजह से चीजें होती है, बिकॉज सिक्योरिटी आप कितना कंटिन्यूस करोगे, कभी ना कभी तो लैप्स होगा, ह्यूमन एरर है, और वो लोग उसका फायदा उठा लेते हैं कि जब सिक्योरिटी वीक है तब अटैक कर दो। अब ये जो मुंबई वाला केस हुआ ना उसके बाद इन्होंने शिप्स के ऊपर ना इनको सीरियल नंबर देना शुरू कर दिया, इनका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। जो शिप सपोज यूएस से इंडिया आती है तो इनका ना वो रूट फिक्स होता है कि भाई यही शिप इंडिया से यूएस वापस जाएगी, फिर वापस आएगी, तो एक शिप के ना साल में 3-4 चक्कर लग जाते हैं। तो उसको ये लोग है ना ईयरली बेसिस पे एक रोटेशन नंबर दे देते हैं, और वो रोटेशन नंबर उनको मेंशन करना होता है जब भी वो शिप इंडिया लेके आएंगे, जिससे इंडियन गवर्नमेंट पहचान लेके कौन सी शिप है। और एवरी ईयर ये रोटेशन नंबर आपको अपडेट कराना पड़ता है, नए फाइनेंशियल ईयर में नया नंबर वैसा होगा। फॉर सॉरी कैलेंडर ईयर में, नॉट फाइनेंशियल ईयर। तो एवरी कैलेंडर ईयर आपको रोटेशन नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा, ये बोला। फिर एक नया सेक्शन लेके आए थे 30A। बोला मैनिफेस्ट के अंदर गुड्स की डिटेल तो होती है, लेकिन व्हाट अबाउट द पैसेंजर्स। तो फ्लाइट में जो पैसेंजर्स हैं या क्रू मेंबर्स हैं या शिप पे जो क्रू मेंबर्स हैं, उनकी डिटेल्स भी आपको मैनिफेस्ट में फाइल करनी पड़ेगी, ये एडिशनल कंप्लायंस, क्योंकि बहुत लोग इलीगली इंडिया में एंटर कर जाते हैं वापस नहीं जाते, तो इनको भी रोकना जरूरी है। तो बोला गुड्स का मैटर स्मगलिंग का अलग है, इलीगल इमिग्रेशन जो है वो अलग है, तो इसके लिए सेक्शन बनाया 30 कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट 31, imported goods not to be unloaded from the vessel until entry inwards is granted। ये बात अपन ने की, जब तक गुड्स जो है वो क्लियरेंस में नहीं आते तब तक आप गुड्स को पोर्ट पे खाली नहीं कर सकते। तो इसके लिए ना आपको पहले जो है कस्टम ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये चीज हो सकती है। सर हेडिंग वाले सेक्शन है, अंदर का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन्ड इन द इंपोर्ट मैनिफेस्ट। जो चीज मैनिफेस्ट में लिखी नहीं है वो कैसे अनलोड करने देंगे, जो चीज आपने मेंशन की है वही उतारने देंगे, बाकी का सामान नहीं उतार सकते। क्लियर है। अनलोडिंग और लोडिंग एट अप्रूव प्लेसेस ओनली, ठीक है। गुड्स टू बी लोडेड और अनलोडेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द कस्टम ऑफिसर ओनली, ये भी ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गुड्स बीइंग वाटर बोर्न, सेक्शन 35, कुछ नया पॉइंट है इसमें। इंडिया में जो पोर्ट है उस पर जो शिप आती है, वो शिप की मतलब जो वहां पे जिस साइज की शिप आ सकती है ना उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। थोड़ा वो बता देता हूँ, मेरी इमेज से आइडिया आ जाएगा।
देखो इस टाइप का एरिया होता है पोर्ट पे, डॉक्स बोला जाता है इसको, जेटी या वॉर्फ बोलते हैं। तो जो शिप आती है ना वो ये दोनों साइड पे पार्क होती है, जैसे ये बोट आ रही है यहाँ पार्क करते हैं, और फिर गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग होता है। अब ये जो एरिया है ना ये लिमिटेड है, शिप के साइजेस अलग अलग होते हैं, हर साइज की शिप हर पोर्ट पे पार्क हो सके नॉट नेसेसरी, जितना ये स्पेस होता है ना उतनी ही बड़ी शिप आ सकती है वैसा है। अभी जो मैटर चल रहा है इस चीज को लेके इंटरनेशनली, उसमें बात ये चल रही है कि एक मदरशिप करके बोलते हैं, अगर उसका कुछ फोटो या कुछ मिल जाए तो मैं बताता हूँ। देखो ये है, इस टाइप की शिप है, नंबर ऑफ कंटेनर्स देखो कितने सारे, तो ये बहुत बड़ी साइज की शिप है। इतनी बड़ी मदरशिप पार्क करने के लिए इंडिया में अभी तक कोई पोर्ट नहीं था। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, दुबई जो है, दुबई इतना पैसा इसलिए कमाता है, दुबई में वो लोगों ने मदरशिप के लिए पोर्ट बनाया हुआ है। तो जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड से सामान आता है ना, तो दुबई रुकता है। इंडिया में जो भी गुड्स आते हैं उसमें भी सेम चीज है, दुबई में मदरशिप पार्क होती है, इसमें से कंटेनर्स छोटी शिप पे उतारे जाते हैं, छोटी शिप इंडियन पोर्ट पे आती है। रीजन क्या है, अपने पास इतनी बड़ी शिप पार्क करने का पोर्ट नहीं है, आज भी नहीं है। अब ये फालतू सी बात हो गई, इतनी सी चीज की वजह से दुबई पैसे कमा रहा है और हम 2 बार किराया भर रहे हैं। ये शिप खाली करना कोई आसान काम है? पहले कंटेनर छोटी शिप पे उतारो, लोडिंग अनलोडिंग मजदूरी, लेबर चार्ज कितना लगता होगा। छोटी शिप का किराया भी ज्यादा होता है, बड़ी शिप का कम होता है, तो छोटी शिप का किराया जो है वो अलग से भरो, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास पार्किंग स्पेस नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये साउथ में, आई थिंक केरला के पास है, यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, और अदानी ग्रुप को पोर्ट का डेवलपमेंट दिया हुआ है, और बोला है कि भाई मदरशिप जो है उसको पार्क करने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने ये पोर्ट डेवलप किया। देखिए कंटेनर के बारे में लिखा है, सैन फर्नांडो कंटेनर शिप विच इज 300 meters लॉन्ग एंड 48 meters वाइड विल ऑफलोड अबाउट 1900 कंटेनर्स ऑन फ्राइडे। अभी भी आने वाला होगा जबकि ये न्यूज है, ये जुलाई 24 की न्यूज है, क्योंकि ये काम अभी लास्ट ईयर ही चल रहा था। 2000 कंटेनर एक शिप के ऊपर, इतनी बड़ी शिप को पार्क करने के लिए जो स्पेस है वो इंडिया में अभी तक नहीं थी, लेकिन अब ये साउथ में इन्होंने केरला में डेवलप किया है कि भाई अब वो दुबई रुकने की जरूरत नहीं है, मदरशिप डायरेक्टली इंडिया आ सकती है, इस पोर्ट पे आ सकती है वैसा है। तो पॉइंट ये है कि कभी कभी जब पोर्ट छोटे होते हैं और इतनी बड़ी शिप को पार्क करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये लोग करते क्या है, वो जो अपन जेटी वाला एरिया देख रहे थे ना, ये वाला, तो ना आउटर एंकरेज पे पीछे पानी में बोट रोक देते हैं, बड़ी वाली शिप रोक देते हैं, उस पे सामान छोटी बोट पे लोड करते हैं और छोटी बोट यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये भी डबल मेहनत वाला काम है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं है। दूसरा ये भी होता है कि बहुत बार वेटिंग चल रहा होता है, वेटिंग का मतलब ये पोर्ट पे बहुत भीड़ होती है, एक शिप आई खाली होगी फिर दूसरी आएगी, टोकन नंबर देके पानी में रोक देते हैं कि भाई अभी आप रुको। ये नंबर ऑफ जेटी जो है ना, ये ब्रिजेस, ये हमारे पास लिमिटेड है भाई, 3 है 5 है 10 है, 200 शिप खड़ी है। अब कैसे करेंगे, और सीजन के टाइम में सभी लोग इंपोर्ट करते हैं, तो 5 लगेंगी खाली होंगी फिर हटेंगी फिर दूसरी आएंगी, ट्रैफिक हो जाता है, अच्छा खासा वेटिंग होता है। अब किसी को अर्जेंट हो कि भाई मुझे तो कंसाइनमेंट उतरवाना है, मैं 4 दिन रुक नहीं सकता, तो छोटी बोट पे उतार के उसको साइड पे एक और एरिया होता है जो इससे छोटे ब्रिजेस होते हैं, वहां पे जाके आप गुड्स को उतरवा सकते हो। अब डॉक्यूमेंटेशन तो करना पड़ेगा ना, बड़ी शिप से छोटी बोट पे गुड्स उतारोगे तो कौन से गुड्स उतारे, कंटेनर कंटेनर नंबर क्या था, किसका सामान था, वो पर्सन इन चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो एक बोट नोट बना के देता है, बोट नोट का मतलब एक चिट्ठी बना के देगा जिसपे मेंशन करेगा कि मेरे व्हीकल पे से इतने गुड्स मैंने इस बोट पे ट्रांसफर किए, ताकि बाद में डॉक्यूमेंटेशन में वो टैली हो जाए। तो दैट इज डन अंडर सेक्शन 35, उसको बोलते हैं बोट नोट।
ठीक है, क्लियर। आगे देखें सेक्शन नंबर 36, हॉलीडेज की बात हो रही है। अगर पोर्ट पे छुट्टी हो तो, हॉलीडे चल रही हो तो, आपकी शिप आगे खड़ी है, पोर्ट बंद है, बोले छुट्टी है कल आना। पोर्ट पे यूजुअली हॉलीडेज बहुत कम होती है, पूरे साल में 7-8 छुट्टी भी नहीं होती है। बाकी पोर्ट पूरा साल ओपन रहता है, बिकॉज शिप वाले काम में आप छुट्टी का बहाना बना के काम रोक नहीं सकते। करोड़ ऑफ रुपीज का अमाउंट इधर उधर हो जाता है वैसा है। और एक दिन का डिले महंगा पड़ जाता है। तो पोर्ट पे अगर वो 7-8 दिन पूरे साल में अगर छुट्टी है, उस दिन आपकी शिप आ गई तो आप एडवांस में उनको नोटिस देके पोर्ट ओपन रखवा सकते हो, चार्जेस पे करके। और उस दिन भी आपके गुड्स क्लियर हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दैट इज सेक्शन नंबर 36। फीस पे करनी पड़ेगी, काम हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 37 और 38, कस्टम ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपकी शिप के ऊपर आके उसकी चेकिंग कर सकता है। अगर उनको डाउट हो कि कोई स्मगल्ड या इलीगल गुड्स छुपा रखे हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया ना उनके पावर्स के हिसाब से। अगर ये लिखा नहीं होता तो वो शिप में आ ही नहीं पाते। ठीक है, वो बोलते कि भाई शिप में कुछ भी हो, आपको क्या करना है, तो वैसा नहीं चलेगा। हमारे पोर्ट पे शिप आई है ना, तो हम चेकिंग का पावर तो रखते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। थोड़ी देर बंद कर रहा हूँ, ये पानी आ रही है। बोलो, क्लियर यहाँ तक 38 तक। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स, सेक्शन 44 टू 51। ये पूरा बिल ऑफ एंट्री वाला टॉपिक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, तो जल्दी रिलेट हो जाएगा। बेसिक बता दिया तो टाइम नहीं लगता है इतना। अब यहाँ पे बात हो रही है बिल ऑफ एंट्री की। उससे पहले बात हो रही है सेक्शन नंबर 45 की। सेक्शन 45 में ऐसा बोला है कि जब भी कस्टम पोर्ट पे गुड्स आते हैं और उसको पोर्ट पे ना वेयर हाउस में रखा जाता है, तो वहां पे जो कस्टोडियन ऑफिसर होता है, कस्टम ऑफिसर, उसकी ड्यूटी होती है वो गुड्स को संभालना। अगर वहां से कोई गुड्स चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टम ऑफिसर की। जो भी ड्यूटी का अमाउंट है, फिर इंपोर्टर तो भरेगा नहीं। अभी आपके गुड्स चोरी हो गए तो उन गुड्स पे आप ड्यूटी दोगे क्या? तो रेवेन्यू लॉस तो डिपार्टमेंट का हुआ। तो वो अमाउंट जो है वो उसकी सैलरी में से कटेगा। तो कस्टोडियन ऑफिसर को बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है कि गुड्स चोरी हो गए तो पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। वैसे ये वैसे ही हो गया, बैंक में कैशियर होता है, भाई कैश काउंटर से कैश गायब हुआ तो कैशियर की जिम्मेदारी है, तो उसकी सैलरी से माइनस होगा, ये वैसी बात है। ठीक है, तो 45 में इतनी बात हो रही। इसके बाद बिल ऑफ एंट्री वाली स्टोरी। मैंने आपको बोला बिल ऑफ एंट्री कब फाइल होती है, एक तो होम कंजम्पशन के लिए और दूसरा वेयर हाउसिंग के लिए। होम कंजम्पशन के लिए जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, तो उसको ना एक फॉर्म का कलर दिया हुआ है। अब ये कलर वाला क्या सिस्टम है वो समझो। पुराने जमाने में चीजें चलती थी जब फिजिकल फॉर्म्स होते थे, जैसे बैंक में जाते हो। अब बैंक में जाके आप है ना उनसे फॉर्म मांगते हो, सर अकाउंट ओपन करवाना है, फॉर्म दे दो। एफडी करवानी है, फॉर्म दे दो। अकाउंट बंद करवाना है, उसका फॉर्म दे दो। ये सब होता है। अब 10 अलग अलग फॉर्म मांगोगे तो वो जो स्टाफ है वहां पे वो बार बार फॉर्म ही ढूंढता रहेगा, कौन सा फॉर्म है कौन सा नहीं। इन लोगों ने क्या किया था, एक आसान तरीका निकाला, स्मार्ट तरीका है। फॉर्म के पेजेस को कलर कर दिया। पिंक कलर का फॉर्म, स्काई ब्लू कलर का फॉर्म, लाइट येलो कलर का फॉर्म, ग्रीन कलर का फॉर्म, ऐसे फॉर्म होते हैं। और काउंटर पे कहीं सामने एक कोने में रखे होते हैं। अब कस्टमर आके पूछता है, सर वो एफडी ओपन करवानी है, बोले वहां जो ब्लू वाला फॉर्म ले लो। आसान हो गया ना। मेरे को जाके उठ के ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे फॉर्म एक जैसे दिखते हैं, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो कलर बता दिया ना, सबको ध्यान रहता है, ब्लू वाला फॉर्म लेके आ जाओ। अब वो खुद ही जाके वहां से ले लेगा, बोले फॉर्म ले लो, इसको भर दो और काउंटर पे जमा कर दो, अपना काम खत्म। ऐसे ही ये जब फिजिकल फॉर्म होते थे ना, तो इनको कलर दे दिया गया था। होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री का कलर है व्हाइट। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बोली मैंने आपको, वेयर हाउसिंग के टाइम पे हम फाइल करते हैं, उसका कलर येलो और एक्स बॉन्ड का ग्रीन। अब ऑनलाइन में तो चीज मैटर करेगी नहीं, उसमें कलर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिजिकल फॉर्म में कलर हो सकते हैं। अब एमसीक्यू पेपर में ये चीजें मैटर करती थी ओल्ड सिलेबस में, कौन से कलर का फॉर्म किसका है। सब्जेक्टिव पेपर में इतना काम का नहीं है, सिर्फ आपको इन जनरल मैंने बता दिया। अब बिल ऑफ एंट्री होती क्या है, मैंने आपको बोला इंपोर्ट बिल है। कौन फाइल करता है, इंपोर्टर फाइल करता है। वो बताता है सरकार को कि मैंने ये सामान मंगवाया है, इस शिप पे आ रहा है, इस कंटेनर नंबर में है, ये इसकी डिटेल्स है, वैसा है। अब प्रैक्टिकली तो बात ये है कि इतने बड़े पोर्ट पे ना एक एक कंटेनर चेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अदानी पोर्ट देखो कितना बड़ा है, मुंद्रा पोर्ट है ना अदानी वाले का। अब पोर्ट का साइज देखो, अब बोले कहाँ एक एक कंटेनर कोई रोज चेक करता होगा कि एक गुड्स भी नहीं आएगा उसमें, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो टेम्पररी वेयर हाउसिंग बोलते हैं, और ये जो अपन वेयर हाउसिंग की बात कर रहे थे वो अलग है।
ये अपने गुजरात में मुंद्रा पोर्ट। अब प्रीमाइसिस देखो, एरिया देखो, इतनी बड़ी जगह, अब इतने सारे कंटेनर आते होंगे हजारों में। तो रुक जाए यार। हाँ, ये चला जाता है वापस, जाने दो। यहाँ से दिख ही रहा है। अब इतनी बड़ी प्रीमाइसिस में कंटेनर्स देखो हजारों में पड़े होंगे। अब इन कंटेनर्स को खोल खोल के एक एक चीज चेक करना कि कुछ स्मगल होके तो नहीं आ रहा है, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो है, सब सिक्योरिटी है, बट ये थोड़ा बहुत लमसम चलता है। अभी बीच में मैटर हुआ था ना, ये अदानी पोर्ट पे, मुंद्रा पोर्ट पे कुछ ड्रग्स का कंसाइनमेंट मिला था, पता नहीं 3,000 किलो, इतने ड्रग्स का पूरा कंटेनर भर के आया था। अब फिर वो मैटर आया कि बोले इतने कितने लाख करोड़ के ड्रग्स थे, 3,000 किलो किसको बोलते हैं, इतना सारा ड्रग्स अफगानिस्तान से आया था। अब फिर अदानी पे मैटर हो गया कि तुम लोग तो मतलब स्मगलिंग में आराम से जाने दे रहे हो सबको। इतना उन्होंने तो क्या पाउडर वाउडर कुछ क्लेम कर दिया होगा, पता थोड़ी चलता है ड्रग्स है कि क्या है। आपने तो कैल्शियम पाउडर चूना वूना बोल के बेच दिया होगा, कुछ व्हाइट सीमेंट बोल के बेच दो, क्या मालूम पड़ेगा। उन्होंने ऐसे कुछ कंटेनर में क्लेम किया था, बाद में पता चला कि ड्रग्स है, और उसको सीज तो कर लिया। लेकिन क्वेश्चन उठे कि भाई पोर्ट पे सिक्योरिटी क्या है। पर मैटर अदानी का था, पोर्ट अदानी का है, तो ज्यादा मीडिया में आया नहीं। लेकिन गुजरात में ये पकड़ा गया था, तो वो तब काफी हुआ कि भाई इतना सारा ड्रग्स ऐसे ही इतनी आसानी से इंडिया में आ रहा है और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। तो बात वही है, जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने बोला कि चेकिंग वेकिंग सब होती है, लेकिन 100% सिक्योरिटी नहीं हो सकती कि एक भी चीज अंदर नहीं आएगी। इतने बड़े पोर्ट पे कहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो कितने कंटेनर में क्या आ रहा होगा, वो भी ह्यूमन माइंड है वहां पे। थक जाते होंगे, बोले छोड़ो यार, जाने तो क्या करना है, निकल जाता है। पैसे वैसे खिला के भी हो जाता है, वो भी बात अलग है। लेकिन कितनी बार तो एरर भी हो सकता है ना, ये पॉइंट। तो ये पोर्ट अथॉरिटी है वैसा है, तो काफी लार्ज स्केल पे काम होता है, ऐसे बोला है। ठीक है। वो जो बोर्ड बता रहे थे वो मदरशिप, यही इसी लेवल की जो शिप्स होती है ना, इनको मदरशिप बोला जाता है। साइज तो देखो, ये देखो ये बोट्स, उसके सामने शिप देखो। आउटर एंकरेज बोलते हैं इसको, पोर्ट से थोड़ा दूर रोका जाता है। फिर जब वो जेटी के पास लेके जाएंगे तो उसमें से सारा ये गुड्स लोडिंग अनलोडिंग, बहुत बड़ा काम है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये सारे कंटेनर्स पड़े हुए हैं, ये एक शिप ऐसे 1,500 2,000 कंटेनर्स कैरी कर सकती है। तो सोचो ये कितने सारे होंगे, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है। चलो देखें आगे। तो डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए नेसेसरी है, बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। फिर बोला बिल ऑफ एंट्री में सारी डिटेल होनी चाहिए, सब कुछ मेंशन करना नेसेसरी है। जो गुड्स आपने खरीदे हैं उसका इनवॉइस भी साथ में अटैच कर दो। बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद कुछ मिस्टेक हो जाए, करेक्शन करना हो तो करेक्शन भी कर सकते हैं, ये सब चीजें अलाउ की। आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग टाइप की शिप और वेसल्स होते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखना 49 पे। एक बोला है फॉरेन फ्लैग वेसल। फॉरेन फ्लैग वेसल का मतलब वो शिप जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, यूएस की शिप है, चाइना की शिप है, दुबई की शिप है, फॉरेन फ्लैग, तो ये हमारे देश की शिप नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे शिप का भी होता है। इंडियन फ्लैग वेसल मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। तीसरे पॉइंट में बोला है वेसल्स विच आर इंटेंडेड फॉर कन्वर्जन टू कोस्टल रन। कोस्टल रन का मतलब कि ये शिप इंडिया में ही गुड्स जो है वो डिलीवर करेगी। जैसे मुंबई पोर्ट से जो है वो कोची के पोर्ट पे चली गई है, चेन्नई के पोर्ट पे चली गई, इंडिया में ही। भले वो वाटर टेरिटरी इंडिया के बाहर की यूज कर ले, लेकिन डेस्टिनेशन इंडिया में ही होगा, तो उसको बोलते हैं कोस्टल रन। और लास्ट पॉइंट है शिप विच आर ब्रॉट इन इंडिया फॉर ब्रेकिंग अप। शिप को डिसमेंटल करने के लिए, पुरानी शिप्स को खरीद के डिसमेंटल करने का बिजनेस होता है। शिपयार्ड कंपनीज होती है जो काम करती है। अपने यहाँ सूरत में है ये अपना हजीरा पोर्ट पे एबीजी शिपयार्ड करके, उस कंपनी का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और फ्रॉड हुआ और काफी नाम आया था। लेकिन अगेन जो बड़े नाम इन्वॉल्व थे उस हिसाब से ज्यादा मीडिया में हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन इंसॉल्वेंसी का मैटर भी गया, आईबीसी में भी मैटर गया, एनसीएलटी के पास। और फ्रॉड का मैटर, और फ्रॉड का अमाउंट बहुत बड़ा है, हजारों करोड़ में, क्योंकि मैटर ही इतने बड़े होते हैं शिप के केस में। तो काफी बड़ा फ्रॉड हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट देखो सेक्शन नंबर 47, क्लियरेंस फॉर गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। हमने ऑर्डर देखा था, पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल होता है, एंट्री इनवर्ड्स ग्रांट होता है, फिर गुड्स के आने के बाद हम लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। बिल ऑफ एंट्री अप्रूव होती है ना, उसके बाद आपको ड्यूटी के पैसे भरने होते हैं, और उसके लिए आपको मिलता है एक वर्किंग डे का टाइम। बिल ऑफ एंट्री का अप्रूवल आते ही एक वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको पैसे जमा करवा देने हैं। अगर सेकेंड वर्किंग डे तक गए तो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, वही 15% पर एनम जो अपने जानते हैं वैसा। ठीक है।
तो 15% का इंटरेस्ट रेट है। रेंज है 10 to 36। करंटली जो रेट चल रहा है ना वो 15% है। पहले 18 था, फिर 21 था, 24 था। रेट रिड्यूस हो रहा है। अब गुड्स पोर्ट पे आ चुके हैं, आप क्लियर करवाने नहीं जा रहे, वेयर हाउसिंग करवाने भी नहीं जा रहे, तो डिपार्टमेंट को समझ कैसे आएगा क्या करना है। तो बोला कि सेक्शन 48 में क्लियर किया कि अगर कोई गुड्स वेयर हाउस मतलब पोर्ट पे आए हैं और उसके बारे में कोई डिटेल नहीं आती है, तो 30 डेज तक मैक्सिमम हम वेट करेंगे। उसके बाद वो गुड्स का ऑप्शन कर देंगे, उसको बेच देंगे और पैसा रिकवर कर लेंगे। यही हो सकता है। और अगर गुड्स पेरिशेबल हो, पेरिशेबल का मतलब जल्दी खराब हो जाएंगे, तो 30 डेज तक वेट किए बिना उससे जल्दी भी ये काम हो सकता है। ये भी क्लैरिफाई कर दिया। नेक्स्ट है सेक्शन 49 जो आप पूछ रहे थे, टेम्पररी वेयर हाउसिंग। गुड्स पोर्ट पे आए हैं तो ऐसे खुले में तो छोड़ेंगे नहीं, उसको रखना पड़ेगा कहीं गोडाउन में। तो पोर्ट पे वेयर हाउसिंग की जगह होती है टेम्पररी, जब तक आप पेपर वर्क ना कर लो। तो दैट इज कॉल्ड टेम्पररी वेयर हाउसिंग। ये वो वेयर हाउसिंग नहीं जो अपन बोल के करवाते हैं कि मैं गुड्स को लेके जाऊंगा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, वो अलग है। लेकिन कोई भी पोर्ट है जैसे जेटी वाला एरिया है, वहाँ खुले में छोड़ देंगे कंसाइनमेंट सारा, कहीं तो रखना पड़ेगा ना, शेड में, स्टोरेज में। दैट इज टेम्पररी वेयर हाउसिंग। ये सेक्शन 49 में बोला है वैसा। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट प्रोसीजर में कुछ भी नया नहीं, कॉपी पेस्ट है। सेक्शन 50 आपको दिखेगा, वो शिपिंग बिल की बात कर रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बिल ऑफ एंट्री के सामने होता है शिपिंग बिल। तो सेक्शन 50 इज नथिंग एल्स, इट इज शिपिंग बिल। और मैंने आपको बताया लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर, एक होता है एंट्री इनवर्ड्स, उसके सामने होता है लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर। 51 में वो क्लियरेंस की बात हो रही है कि जब आप शिपिंग बिल फाइल करते हो तो आप डिपार्टमेंट को बता देते हो कि इतने इतने गुड्स हमने एक्सपोर्ट के लिए रेडी किए और ये कंसाइनमेंट हम भेज रहे हैं। तो उसके सामने आपको जब क्लियरेंस का ऑर्डर मिलता है तो वो ऑर्डर सेक्शन 51 के हिसाब से मिलता है। और ये ऑर्डर मिलने के बाद आपकी शिप को आप एग्जिट कर सकते हो कि आप पोर्ट से लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसा। तो ये कंडीशन हो गई। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं। बोलो, स्टोरी में डाउट है यहाँ तक कुछ समझ आ रहा है? नेक्स्ट पार्ट देख लो, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, गुड्स इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। सेक्शन 52 से 56 का ब्लॉक है। एक एक डेफिनेशन समझनी और कुछ नहीं। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या है? कितनी बार इंडियन पोर्ट को हम हॉल्टिंग पोर्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस दुबई से कोई शिप आ रही है और सिंगापुर जा रही है। सिंगापुर जाने से पहले इंडिया में स्टॉप लेगी मुंबई पोर्ट पे। बोले क्यों स्टॉप लेगी? बोले खाने पीने का सप्लाई, फ्यूल, ये सब भरेगी और फिर चली जाएगी। बोला यहाँ कोई गुड्स क्लियर करने वाले हैं? बोले नहीं, सिर्फ हॉल्ट करेंगे चले जाएंगे। आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो होता है ना, यहाँ से दिल्ली जाओगे तो बीच में आपकी ट्रेन 10 स्टेशन पे रुकेगी, पर आप थोड़ी उतर रहे हो, आपको तो दिल्ली उतरना है, तब तक आप बैठे हो। तो हॉल्टिंग स्टेशन हो गया ना, आपका डेस्टिनेशन नहीं है। तो वैसे ही इंडिया को डेस्टिनेशन के बदले हॉल्टिंग स्टेशन की तरह भी यूज किया जा सकता है, या किसी भी कंट्री को किया जा सकता है वैसा। तो जो शिप आई और चली गई, रुकी यहाँ पे बस, उन गुड्स को बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। अब क्योंकि गुड्स इंडिया में क्लियर नहीं हो रहे तो इन पे ड्यूटी तो लगानी नहीं है। लेकिन जो शिप आपने इंडियन पोर्ट पे पार्क की, उसका किराया ले सकते हैं या नहीं? चार्जेस तो लेने पड़ेंगे, तो उतना ही लिया जाता है, तो ड्यूटी नहीं लगती उन गुड्स पे। डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, ड्यूटी नहीं लगाते। बट ड्यूटी ना लगाने का तरीका बहुत सही है। गवर्नमेंट ने सेक्शन में ऐसा नहीं लिखा है कि इट इज एग्जेम्प्टेड या हम ड्यूटी लगा नहीं सकते या ड्यूटी लगती नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा लिखा है कि हम चाहे तो ड्यूटी लगा सकते हैं, बट फिलहाल हमने एग्जेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, मूड नहीं है हमारा ड्यूटी लगाने का, कल को हुआ तो लगा देंगे। सिंपल बात है। और ऐसा करना पड़ता है, ऐसा पावर रखना पड़ता है, नहीं तो पता है क्या होगा? चाइना और पाकिस्तान के बीच में गुड्स एक्सचेंज होते हैं ना, वो शिप के थ्रू भी आता है और शिप मुंबई पोर्ट पे रुकती है। तो चाइना वाला पाकिस्तान सामान भेज रहा है मुंबई पोर्ट से, बीच में ऐसा हुआ था, और मुंबई पोर्ट पे शिप रोकी थी, तो उसके अंदर ना ये मिसाइल्स और वो सारा सामान, उसके पार्ट्स थे, सबमरीन के पार्ट्स थे। तो चाइना वाला पाकिस्तान को ऐसा सामान क्यों दे रहा है? अपने खिलाफ यूज करने के लिए। तो इंडियन पोर्ट पे शिप को डिटेन कर लिया था और उसका सामान जो है सीज कर लिया था, और इनसे डिटेल मांगी थी कि पहले आप जवाब दो, हमारे सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम इसको सीज कर रहे हैं, उसके बाद बात होगी। तो ऐसा भी होता है। तो अब इंडियन पोर्ट पे अगर वो चाहते हो कि पाकिस्तान की कोई शिप नहीं आनी चाहिए, तो उसको लीगली कैसे रोके? तो भाई ड्यूटी लगाएंगे। बोले ऐसे कैसे? भाई सेक्शन 55 में पावर है हमारे पास, हमारा पोर्ट है। बोले हम तो सिर्फ रुक रहे हैं ना। भाई रुको, कुछ भी करो, जगह तो हमारी है। मत रुको यहाँ पे।
अगर रुकोगे तो जो भी गुड्स लाओगे उसकी चेकिंग भी होगी, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा और ड्यूटी भी लगेगी। और आपको लगता है कि हम अनरीजनेबल है तो मत आओ, सीधी बात है। तो उनको रोकने के लिए अपने ये यूज कर सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये ट्रांजिट हो गया। दूसरा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि इंडिया को हम एक्सचेंज पॉइंट की तरह यूज करेंगे। अब दुबई से जो शिप आई ना वो इंडिया रुकी, सिंगापुर से भी एक शिप आई वो भी इंडिया रुकी। दुबई वाली शिप ने सारा सामान सिंगापुर वाली शिप पे शिफ्ट किया और फिर दोनों शिप अपने अपने कंट्री वापस चली गई, एक्सचेंज पॉइंट। तो अगर ऐसा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। एक शिप से दूसरी शिप पे सामान लोड करके उस पॉइंट को एक्सचेंज पॉइंट की तरह यूज करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट। इसमें भी सेम है, ड्यूटी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं लगाते। कोड तो आप यूज कर ही रहे हो ना, तो वो लोग चार्जेस तो ले सकते हैं। चलो, तो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट पता चल गया। इसमें डिफरेंस बिटवीन का भी एक आंसर दे रखा है, दोनों पूछना हो तो उस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। अब अपने हिसाब से पॉइंट समझा दो तो इनफ है। अब आ रहा है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की बात भी अपन ने की थी, इसमें है कुछ नंबर ऑफ सेक्शंस है। वेयर हाउसिंग समझ लेते हैं क्या। अगेन मैं सेक्शन टू सेक्शन मीनिंग लेवल पे जा रहा हूँ। वेयर हाउसिंग क्या होता है वो तो हमने देखा कि भाई अभी आपको गुड्स इमीडिएटली लेके नहीं जाने तो आप कस्टम वालों के पास ही रखवा दो, वो लोग रख लेंगे। अब ये कस्टम पोर्ट पे ना सरकार के खुद के वेयर हाउस होते हैं, इसको हमने बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउस। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, सरकारी वेयर हाउस। बट जब सरकारी वेयर हाउस फुल हो जाते हैं तो प्राइवेट वेयर हाउस में भी कस्टम वाले गुड्स रखे जाते हैं। जैसे आपका ना कस्टम पोर्ट के अराउंड 3-4 किलोमीटर में आपकी जमीन है, आपने सोचा है इसको यूटिलाइज करते हैं, आपने उस पर वेयर हाउस बना दिया और आप किराए पे देते हो। तो सरकार आपका वेयर हाउस यूज कर सकती है अपने कस्टम वाले गुड्स स्टोर करवाने के लिए। तो प्राइवेट वेयर हाउसेज भी कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस बन सकते हैं। उसके लिए उन वेयर हाउस वालों को लाइसेंस लेना पड़ता है, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है कि कस्टम वाले गुड्स का स्मगलिंग ना हो जाए और बिना ड्यूटी दिए कोई लेके ना चला जाए। तो सरकार के खुद के भी वेयर हाउस होते हैं और प्राइवेट एंटिटीज के भी वेयर हाउसेज होते हैं जिनको इस कैटेगरी में लाइसेंस दिया जाता है। आपको सिक्योरिटी रखनी है, बट वो लोग मॉनिटर करेंगे और आपको ये अश्योर करना है कि लाइसेंस आपको मिला है ना, तो मैनेजमेंट आप ही करोगे। लेकिन कोई भी गुड्स की अगर ड्यूटी की चोरी पता चली तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा वैसा। ठीक है, क्लियर। तो ये पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, स्पेशल वेयर हाउसेस कुछ पर्टिकुलर गुड्स को स्टोर करने के लिए, जैसे गोल्ड सिल्वर, ये सारे जो गुड्स हैं। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को स्टोर करने के लिए स्पेशल वेयर हाउसेस को भी लाइसेंस दिया जा सकता है वैसा।
नेक्स्ट क्या है, अब लाइसेंस दिया तो लाइसेंस का कैंसिलेशन भी तो हो सकता है ना, ठीक है, वो भी तो एक ऑप्शन पॉसिबल है। तो बोलो अगर आपने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। हाँ, कैंसिल करने से पहले उसको सस्पेंड करेंगे, फिर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी, उसके बाद डिसीजन होगा कैंसिल करना है कि नहीं करना है, बट ऐसा हो सकता है। तो सिंपल स्टोरी है। फिर देखो सेक्शन 59, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग बॉन्ड। वेयर हाउसिंग बॉन्ड का मतलब है कि जब गुड्स को वेयर हाउस करवाते हो तो क्या गारंटी है कि बाद में आप आओगे गुड्स लेने, क्या गारंटी है कि आप उनका रेंट, चार्जेस, ड्यूटी, इंटरेस्ट ये सब पे करोगे। तो उसके लिए वो आपसे बॉन्ड भरवाते हैं। बैंक से आपको गारंटी लेटर लेके आना होगा जिसमें इस चीज की अश्योरेंस देनी पड़ेगी कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो बैंक वाले पैसा भरेंगे। और इसमें ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब जितनी ड्यूटी पेएबल होती है ना, उसका 3 गुना अमाउंट की गारंटी लेके आनी पड़ती है, 3 टाइम्स। पैसा नहीं देना, गारंटी 3 टाइम्स की देनी है। तो अगर आपका 1 लाख रुपए की ड्यूटी ड्यू है तो 3 लाख रुपए तक का आपको जो है बॉन्ड भरना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ ड्यूटी इनफ नहीं है ना, फिर वो वेयर हाउस के चार्जेस, इंटरेस्ट, अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो सब कैसे रिकवर होगा। तो इसके लिए वो लोग आपसे 3 टाइम्स जो है वो डिटेल मंगवाते हैं, वैसे रहता है। ठीक है, तो ये सब स्टोरी है। ओके, और क्या था बॉन्ड में। वेयर हाउसिंग बॉन्ड में मेन पार्ट यही था। फिर बोला कि जब आप बॉन्ड भर देते हो तो आपको परमिशन मिल जाती है सेक्शन 60 में कि आप गुड्स का वेयर हाउसिंग कर सकते हो। गुड्स का वेयर हाउसिंग लिमिटेड टाइम तक होता है, वो सेक्शन 61 में बताया है। कुछ केसेस में 1 ईयर बोला है, कुछ केसेस में 5 ईयर्स बोला है। अब जो 1 ईयर बोला है ना, नॉर्मल केस में 1 ईयर बोला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें ऐसा बोला है कि 1 साल तक आप गुड्स को वेयर हाउस करवा सकते हो, लेकिन उसमें से सिर्फ फर्स्ट 90 डेज इंटरेस्ट फ्री है। बोला ये क्या मतलब हुआ। तो बोला आप 1 साल तक वेयर हाउस में रखो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन 91st डे से ना इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए। तो बोला पहले 90 दिन का ब्याज नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा इंटरेस्ट। तो जितनी आपकी ड्यूटी पेएबल है ना, उस पर 15% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन, ये आपको दिखेगा 61 सबसेक्शन 2 में, है ना। वो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो बोलने के लिए 1 साल है, आइडियली तो 90 डेज ही हो गया ना। 15% पर एनम इंटरेस्ट मांगोगे तो सामने वाला अपने आप चला जाएगा। समझ आ गया। तो ये ऐसा घुमा फिरा के बोलना क्या सही नहीं, इससे अच्छा क्लियर ही बोल देते कि वेयर हाउसिंग पीरियड 90 डेज का है। आप 1 साल बोल के फिर 90 दिन का ब्याज लगाओगे, उसका कोई सेंस नहीं है। बट प्रोविजन ऐसा ही है। वो डायरेक्टली किसी को ना नहीं बोल सकते। वो अच्छा घर पे मेहमान आते हैं कभी ऐसा होता है, आके बैठ जाते हैं। कुछ लोगों में सेंस नहीं होती कब उठ के चले जाना चाहिए। वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे हम फ्री बैठे हैं। तो आए हो तो चलो, ये आधा 1 घंटा 2 घंटा हो गया। एक टाइम होता है कि अब इसके बाद और ना बात करने को कुछ है ना बैठना सही है, तो खुद ही बोल देना चाहिए कि भाई चलो हम चलते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, वो बैठे रहते हैं। फिर उनको हिंट देना पड़ता है ना, इधर उधर। हाँ चलो, वो भी खिला दिया, मन नहीं भर रहा उसके बाद भी, तो फिर उनको ना इशारा करना पड़ता है, हिंट देना पड़ता है कि यार अब निकलो, बहुत हो गया। अब डायरेक्टली ऐसा बोल नहीं सकते भाई वो बहुत हो गया अब घर जाओ, खराब लगेगा। तो क्या तरीका है, कुछ है रास्ता, कैसे बोले। हाँ ऐसा कुछ ना। हाँ हाँ, जैसे फालतू का फोन आ जाता है, आया नहीं होता है घर में, घर वाले अंदर जाके मेरे को फोन कर, जेन्युइनली और कॉल करे ना, अंदर जाके बोलते मेरे को कॉल कर, रिंग बजनी चाहिए। और हाँ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ताकि सामने वाला समझ जाए कि इसको कहीं जाना है। कितनी बार लोग कभी भी नहीं समझते, फिर बोलना पड़ता है उनको मुंह से कि एक्चुअली कॉल आया था, अर्जेंटली जाना है, ऐसा है वैसा है। अच्छा, फिर उनको समझ आती है कि अच्छा अब हमें भी जाना पड़ेगा। फिर अपने बोलते हैं आप बैठो मैं जाके आता हूँ। बोले नहीं नहीं हम निकलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा निकालना भारी पड़ जाता है। तो ऐसे ही काम यहाँ पे भी हो रहा है, ये लोग ना नहीं बोल पा रहे डायरेक्ट, बोले 90 दिन या वेयर हाउसिंग कम लगेगा। बोले काम करो 1 साल का वेयर हाउसिंग रखते हैं, लेकिन ब्याज लगा देना 90 दिन के बाद। तो अपने आप समझ जाएंगे कि अब उठो और जाओ, बहुत हो गया। होता है ऐसे, फॉर्मेलिटी में फंस जाते हैं, कितनी बार अपने को खराब कर। जब किसी को ऐसा कैसे बोला घर आए कि जाओ हो गया, मन बहुत कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। इनडायरेक्ट बोलने में पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि बुरा ना मान जाए वैसा। अब सामने वाला समझ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, डिपेंड करता है, सामने वाला फ्री बैठा है, उसको लगा अपन भी फ्री है, वो एकदम चिल मूड में आएगा, बैठो क्या जल्दी है, पर अपने को है।
उसको बताना पड़ता है ना फिर कि भाई काम है, जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 64 है, जो गुड्स आपने वेयरहाउस करवा रखे हैं, वेयरहाउस में पड़े हैं, अब वो गुड्स बेचना चाहते हो, ठीक है। अब बेचना चाहते हो तो ऐसा हो सकता है कि वेयरहाउस में जाके बायर को दिखा दो गुड्स कि भाई देख ले, सही लगते हैं तो खरीद ले। अलाउड है, आपका आपके गुड्स है, आपका राइट है। आपको वो कस्टोडियन को बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे गुड्स इसमें वेयरहाउस में रखे हुए, एक बायर को मुझे गुड्स दिखाना है, आप परमिशन दे तो गुड्स दिखा के वापस आ जाएंगे, ताकि हमको डील करनी है तो कर सके। बोला आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने कस्टोडियन को बोला यार गुड्स बहुत दिन से पड़े हैं, मुझे एक बार चेक करने के खराब नहीं हो गए, कुछ गुड्स खराब हुए सारे बिगड़ जाएंगे, कुछ सॉर्टिंग करना है, अलग अलग करके रखना है, करो आपका राइट है। तो सेक्शन 64 एक ओनर को ये राइट देता है कि वेयरहाउस गुड्स के साथ वो क्या क्या चीजें कर सकता है, तो वो ये लिस्ट यहाँ पे बोली हुई है। खुद दिखा, वो किसको बोलेगा, कस्टोडियन। हाँ वो नहीं, जिसका गुड्स है वो करेगा ना, वेयर हाउस ओनर क्यों करेगा। तुम्हारा सामान मेरे घर पे पड़ा है, मुझे क्या मतलब है, तुमको क्या करना है, तुमको बेचना है तो तुम लेके आओ ना बाहर, मैं थोड़ी करूंगा। मैं कस चलो देखें आगे, सेक्शन 65। अब है ना, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट बोला। जो गुड्स आपने वेयर हाउस करवाए हुए है ना, उसमें छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप वहीं पे कर सकते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने गुड्स इंपोर्ट किए, अब आपको वो गुड्स या तो लोकल मार्केट में बेचना है या वापस एक्सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ है, और बल्क में होलसेल में इंपोर्ट किया है, तो उन गुड्स पे ना एमआरपी का स्टिकर नहीं है। पर इंडिया में एमआरपी मैंडेटरी, तो आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ लेबलिंग करना है, अपना ब्रांड लेबल लगा के एमआरपी का स्टिकर चिपकाना है। अब इतने से काम के लिए आप गुड्स पहले क्लियर कराओ, अपने वेयर हाउस पे लेके जाओ, ये काम करो, फिर डिस्पैच करो, दो बड़ा आपका ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा। तो आप कस्टोडियन को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि देखो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके मशीन थोड़ी लगानी है, सिर्फ स्टिकर चिपकाना है, चलेगा, लगा देंगे यार, बैठ के आप देख लेना, आपकी प्रेजेंस में काम कर लेंगे, परमिशन मिल जाती, कोई इशू नहीं है। आप बोले हमने होलसेल में बल्क पैकिंग में मंगवाया है, अब बेचना रिटेल में है, तो भाई छोटे छोटे पैकिंग में इसको सिर्फ डिवाइड करना है, तो आप कर सकते हो। रीपैकिंग है, रीलेबलिंग है, ठीक है, छोटे मोटे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही बोलते हैं इसको भी, तो बोला ये करने की परमिशन आपको वहां पे मिल जाती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं वैसे। अब अगर आप छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग जैसा भी कुछ कर रहे हो, और उसमें सिचुएशन थोड़ी सी और डिफरेंट हो जाती है, जैसे आपने रॉ मटेरियल के फॉर्म में कोई प्रोडक्ट मंगवाया, फिर आपने बोला कस्टोडियन को कि मुझे इस पे छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है, मशीन वशीन आती है, क्विकली काम हो जाता है, यहीं पे कर लो। उसने बोला कर लो। अब जब आपने ये किया, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो गया, टैरिफ वाइज मंगाया कुछ और था, असेंबलिंग के बाद उसकी कैटेगरी चेंज हो गई, और उस पर ड्यूटी भी चेंज हो गई। अब क्या करेंगे, ड्यूटी कौन सी लगेगी, रॉ मटेरियल के हिसाब से या फिनिश गुड्स के हिसाब से। रॉ मटेरियल के हिसाब से नहीं लगनी चाहिए, जो आया था, है ना, जो आया था उस पर लगनी चाहिए ना। पर आप बोलोगे नहीं फिनिश गुड्स के हिसाब से दे दो, क्योंकि अब तो गुड्स चेंज हो गए। तो इसमें बोला सेक्शन 66 भी है, मैं उसका साथ में ही बता रहा हूँ। तो जब अगर आप रॉ मटेरियल के फॉर्म में कोई प्रोडक्ट मंगाते हो, उसमें मान लो 25% ड्यूटी है, और जो फिनिश गुड्स बना उस पर 20% ड्यूटी है, तो डिपार्टमेंट चाहे तो ऊपर का 5% वेव ऑफ कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट फिनिश गुड्स पे ड्यूटी दे दो और जाओ, मिनिमम ड्यूटी दे दो और जाओ, ऐसा हो सकता है। बट ये उनके डिस्क्रिप्शन पे है, अगर वो अलाउ करे तो, नहीं करे तो आपको रॉ मटेरियल के हिसाब से ड्यूटी देनी पड़ेगी, कि जो इंडिया में आया हो तो रॉ मटेरियल था ना। अब वो क्या बनाया आपने वो अलग चीज है, लेकिन इंडिया में आते टाइम जो कंडीशन में गुड्स था, आइडियली तो वही गुड्स आए ना, तो ड्यूटी उस पर लगाई जा सकती है। बट एक्सेस अमाउंट का आपको अगर कुछ बेनिफिट चाहिए, तो हो सकता है कि वो वेव ऑफ कर दे, दैट डिपेंड्स। बोलो क्लियर ये। ठीक है, तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग वेयरहाउस में हो सकता है, और गुड्स का अगर कैटेगरी बदल जाए तो आपको वेवर भी मिल सकता है। फिर बोला एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में गुड्स को शिफ्ट करवा सकते हैं क्या, बोला ये भी पॉसिबल है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ता है। जैसे मुंबई के वेयर हाउस में आपके गुड्स पड़े हैं, आपको उसको अहमदाबाद के वेयर हाउस में शिफ्ट कराना है, करवा सकते हो। वो एक दोनों कस्टम वेयर हाउस ही है, बट एक से दूसरे वेयर हाउस में शिफ्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, वेयर हाउस गुड्स क्लियर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेयर हाउसिंग पीरियड। अब ये क्यों होता है वो समझो। वेयर हाउसिंग पीरियड आपका आज खत्म हो रहा है 25 तारीख को, और मार्केट में ऐसी न्यूज चल रही है कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं ना, उस पर ड्यूटी कम होने वाली है।
तो शायद अगले हफ्ते तक अनाउंसमेंट आ जाएगा। अब आपने सोचा अगर मैंने आज क्लियर करवा लिया तो मेरे को तो पुराने रेट पे ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल होती है वही रेलेवेंट डेट है। आपने सोचा 5 दिन रुक जाते, 7 दिन रुक जाते, देखते हैं अगर एक हफ्ते 10 दिन में कुछ नोटिफिकेशन आ गया तो जितना अपना किराया लगेगा उसके सामने ड्यूटी की बचत ज्यादा हो जाएगी। अब वो स्पेक्यूलेशन में आप गुड्स रिमूव ही नहीं करा रहे। अब डिपार्टमेंट आपको बार बार पूछ रहा है भाई आपके 90 दिन हो गए, 1 साल हो गया, क्या करना है? बोले सर आप रखो ना गुड्स, में ब्याज दे दूंगा ना, 4 दिन बाद आता हूँ। अब ये स्पेक्यूलेशन के चक्कर में मिसमैनेजमेंट कितना हो जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि वेयर हाउस खाली कब होगा, और जो गुड्स रखना चाहते हैं उनको वेटिंग पीरियड बताना हो तो क्या बताए, पोर्ट कैसे मैनेज करे। यहाँ फिक्स कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, फिर सर्क्यूलर आ गया, इन्होंने बोल दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वेयर हाउसिंग पीरियड का ऑफिशियली जो आखिरी दिन होता है वो रेलेवेंट डेट है। अगर आपने उसके बाद एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेयर हाउसिंग पीरियड के आखिरी दिन पे जो ड्यूटी का रेट चल रहा था बाई डिफॉल्ट वो अप्लाई हो जाए। अगर आप सोचो मैं 4 दिन बाद फाइल करता हूँ रेट कम हो जाएगा, मतलब ही नहीं ना। आज लास्ट दिन है ना वेयर हाउसिंग का, आज का रेट फिक्स हो गया। अगर आज आपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री नहीं भरी, 27 को भरी, तो भी रेट 25 वाला ही लगेगा। तो वो रिडक्शन के स्पेक्यूलेशन का कोई फायदा आपको होगा नहीं, वो क्लियर कर दिया। तो ये प्रैक्टिकली अच्छा पॉइंट है। बाकी 68 में कुछ नहीं है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरो और गुड्स लेके जाओ। 69 में भी वही बोला है कि वेयर हाउस गुड्स को आप एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्टली भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वो भी बेसिक है। सेक्शन 70 अच्छा पॉइंट है, वोलेटाइल गुड्स। वोलेटाइल गुड्स क्या होते हैं पहले तो वो समझो। बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं ना जिनकी वेट और क्वांटिटी में फर्क आ जाता है। जैसे पेट्रोल का एक एग्जांपल है, अब पेट्रोल भरवा के टैंक खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऐसा होता है, वेट में क्वांटिटी में फर्क आ जाता है। एक आपका वो जो नेल पेंट का रिमूवर आता है ना, कभी हुआ है ऐसा? कभी ना कभी हुआ होगा, ढक्कन खुला भूल गए होगे, बाद में देखा कहाँ गया। अब अपने को पता नहीं होती कि उड़ गया हवा में, एसीटोन करके जो उसका कंपाउंड है, तो वो तो खुला छोड़ो तो उड़ जाता है, तो मालूम ही नहीं पड़ता। बचपन में आइडिया था नहीं, ढक्कन खुला छोड़ दिया और बाद में उड़ गया, बोले कहाँ चला गया। तो ये प्रोडक्ट्स में ना क्वांटिटी में वेरिएशन आ जाता है। पेट्रोल में भी सेम होगा। आप सोचो कहीं से पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये क्रूड ऑयल जब वहां से भरा होगा तो उसकी लीटर्स में क्वांटिटी अलग होगी, और जब यहाँ पे मेजर करेंगे क्लियरेंस के टाइम पे तो क्वांटिटी अलग होगी। अब क्वांटिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोल में भी ऐसा होता है। कोल कोल में ना वाटर कंटेंट होता है, जब कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं ना मॉइस्चर होता है, तो जब आप उसको वेट करते हो तो उसका वजन ज्यादा आता है। और कुछ दिन के बाद जब वो कोयला इंपोर्ट होता है तो उसका जब वापस वेइंग करते हैं ना तो वजन कम आता है, क्योंकि वाटर मॉइस्चर जो होता है उसके अंदर से वो इवेपोरेट हो जाता है। तो कुछ किलो या कुछ टन वेट कम हो जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन 70 में बोला है कि रिड्यूस्ड क्वांटिटी पे आप ड्यूटी दे देना, नेट जितनी क्वांटिटी यहाँ पे मेजर हुई। इनवॉइस में लिखा है 50,000 लीटर, यहाँ क्वांटिटी आई तो पता चला 49,800 लीटर्स, तो ड्यूटी कितने पे दोगे, 49,800। ये वैसा है तो वो अलाउ कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि जेन्यून है, ऐसा होता है। प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट के नाम दे रखे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, गैस है, डीजल है, फ्यूल है, केरोसिन है, वाइन और बियर भी लिखा है। इसमें तो फिर डाउटफुल है भाई, कोई पी गया हो तो पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन। हाँ हो लिखा है तो हो सकता है वेपराइज तो, पर स्पिलेज हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्वांटिटी प्लस माइनस हो सकती है, आइडिया नहीं मुझे। बाकी तो ऐसे होना नहीं चाहिए, लिकर में तो कैसे होगा, खुला तो कौन छोड़ रहा है, पेट्रोलियम में समझ आता है। बट अब लिखा हुआ है तो मे भी वही स्पिलेज के हिसाब से अलाउ करते होंगे, तो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन में ना वुडन कास्ट में होता है तो स्पिलेज हो जाता है, तो उस वजह से भी हो सकता है। या वुड जो होता है ना, वुड भी एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड को, हाँ, तो उस वजह से ये हो सकता है। ठीक है, 71 में तो सिर्फ प्रोसीजर की बात की, कुछ काम का नहीं। 72 में बोला गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस। अगर आपने वेयर हाउस से गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव किए, उसका क्या मतलब है, पीछे अभी तक जितना पढ़ा ना वो सारे रूल्स में से कुछ भी फॉलो नहीं होता है तो हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रिमूवल। जैसे आपने बिल ऑफ एंट्री ठीक से फाइल नहीं की, एक्स बॉन्ड या इनटू बॉन्ड वाली फाइल नहीं की, वैसा कुछ पेपर वर्क में इशू हो ना, तो थियरी आंसर है। वेयर हाउसिंग बॉन्ड कैंसिल करवा लेना लास्ट में, जब गुड्स क्लियर करवा लोगे और पैसा भर दोगे तो बॉन्ड की तो जरूरत ही नहीं है, गारंटी की तो जरूरत ही नहीं है, तो वेयर हाउसिंग बॉन्ड क्लियर करवा लेना, कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको गुड्स मिल जाएंगे, आप लेके जा सकते हो, सिंपल स्टोरी। तो यहाँ तक आते आते ना वेयर हाउसिंग प्रोविजन जो है आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो लास्ट पे ना एकदम एंड में 2-3 टॉपिक्स हैं, रिफंड, एडवांस रूलिंग, सेटलमेंट कमीशन। ये सब हमने जीएसटी में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको उसमें बताया भी हुआ ही।
रिफंड में आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने ना गुड्स इंपोर्ट किए, पोर्ट पे आ गए, ड्यूटी पे करके गुड्स क्लियर करा के घर ले आए। अब जब गुड्स यूज कर रहे हो तो डैमेज है, डिफेक्टिव है, जो मंगवाया था उसके बदले कुछ और आ गया और आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, या गुड्स डैमेज है, सप्लायर ने बोला फेंक दो मैं पैसे वापस कर दूंगा, खराब गुड्स का वापस लेके भी कोई काम नहीं है, तो इस पे जो ड्यूटी भरी उसका क्या वापस मिलेगी? बोला रिफंड हो सकती है। तो ये कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिलता है, ये ध्यान रखना है, ऐसे एग्जाम्पल से। एडवांस रूलिंग कुछ याद है क्या? डिपार्टमेंट से जाके पूछ लो कि भाई मैं इंपोर्ट करूंगा तो कितना टैक्स लगेगा। जीएसटी में भी था कि मैं इंडिया में अगर एक स्कीम आप उनसे बनवा लो, एडवांस रूलिंग जीएसटी में अपन देख रहे थे, एग्जैक्टली सेम टॉपिक मैंने आपको तो बोला भी था कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम सब में एडवांस रूलिंग सेम होता है, वही कंसेप्ट वही है वैसा। और सेटलमेंट कमीशन वो है कि आपका और डिपार्टमेंट का अगर कोई मैटर चल रहा है जहां आपकी कोई ड्यूटी देनी बाकी है, मैटर अभी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में नहीं पहुंचा है, ऑफिसर लेवल पे, और आपको लगता है कि मुझे ऑफिसर से पंगे लेने नहीं है और इससे कोई बहस नहीं करनी, जो ड्यूटी मांगे डिपार्टमेंट जेन्युइनली मैं दे दूंगा, बट इसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो सेटलमेंट कमीशन में। आप सरेंडर मोड में जाओगे कि सर जो पैसा लेना है ले लो, लेकिन मेरे को ये मैटर से फ्री करो। दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट कमीशन। ठीक है, तो ये मैटर है, इसमें कुछ ज्यादा दिया नहीं है, एक एक पैराग्राफ ही दे रखा है, तो मॉड्यूल में भी इतना ही था, मैंने उतना ही कंटेंट रखा है, तो ये आपके टॉपिक्स जो है समझो कवर अप हो गए। ठीक है, अब बचा है बीच में क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, और ये ड्यूटी ड्रॉबैक और बैगेज रूल्स और कॉन्फिस्केशन वाला पार्ट। कॉन्फिस्केशन देख सकते हो एक बार एंड करने से पहले, उसमें भी कुछ नहीं है, 2 पेज का टॉपिक है और हेडिंग ही बतानी है, तो वो भी ले लो थियरी में, जितना साथ में हो जाए उतना अच्छा है। कॉन्फिस्केशन वाला जो टॉपिक है उसमें बोला है सर्च, सीजर, कॉन्फिस्केशन। सर्च करना, आपकी प्रीमाइसिस पे आके रेड करेंगे। सीजर मतलब गुड्स की कस्टडी टेम्पररी अपने पास रख लेंगे, और अगर पता चला कि गुड्स स्मगल्ड है, वापस नहीं करने, तो परमानेंटली कॉन्फिस्केट कर देंगे, ये चीजें होती हैं। अब इसमें ऐसा है कि भाई अगर गुड्स आपकी कस्टडी में है, स्मगल्ड गुड्स, तो उसको चेक करने के लिए आ सकते हैं। अगर पता चला कि गुड्स स्मगल्ड है तो उसको उठा के लेके जाएंगे। अगर उठा के लेके जाना पॉसिबल नहीं हुआ तो आपकी प्रीमाइसिस पे उसको सील करके फोटो वोटो खींच के वीडियो बना के उसकी लिस्ट बना के आपका साइन ले लेंगे कि इसको आप टच नहीं कर सकते बाद में, वैसा इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में पता चला कि गुड्स स्मगल्ड है और वापस नहीं करने, तो फिर वो कॉन्फिस्केट हो जाएंगे, वो गुड्स सरकार के हो गए, सरकार उसको ऑप्शन करे, उसको डिस्ट्रॉय करे, आपका लुकआउट नहीं, आपके गुड्स गए। अब इसमें 2 कैटेगरी होती है स्मगल्ड गुड्स में, एक होते हैं प्रोहिबिटेड, एक होते हैं नॉन प्रोहिबिटेड। वैसे फर्क क्या है दोनों में? प्रोहिबिटेड मतलब वो गुड्स जो इंडिया में लाना अलाउड नहीं है, ठीक है, और नॉन प्रोहिबिटेड का मतलब वो गुड्स वैसे तो लीगली ला सकते हो, लेकिन आपने स्मगलिंग कर ली, ड्यूटी चुरा ली, जैसे गोल्ड, तो गोल्ड खरीद के लाना कौन सा इलीगल है? आप लाओ जितना लाना है, ड्यूटी भर देना। लेकिन अगर ड्यूटी नहीं भरना चाहते हो तो छुपा के लेके आ रहे हो तो स्मगलिंग। और अगर पकड़े गए, अब किसी ने अपने जूते में गोल्ड के कॉइन छुपा रखे हैं, अब चेकिंग में पकड़ा गया, तो गोल्ड इंडिया में इलीगल थोड़ी है। आप बोल रहे हो ऑफिसर को यार ये क्या है, गोल्ड है, कोई ड्रग्स थोड़ी लेके आया हूँ। भाई जैसे लेके आया ना वो दिक्कत है, गोल्ड ही लाया था ना, तो क्लेम कर लेता, ड्यूटी भर देता, रसीद बनवा लेता, लेके जाता, कौन रोक रहा था? जूते में छुपा के क्यों लाया? ड्यूटी की चोरी कर रहा है वो प्रॉब्लम है। अब ड्रग्स, कोई मेडिसिन कंपोनेंट है, कोई ड्रग वाला कंपाउंड है जो इंडिया में बैन है, वो आप लेके आ गए। अब ये तो छुपा के लाओ या दिखा के लाओ चलने वाला तो है ही नहीं, तो आपने बोला ड्यूटी ले लो इस पे। अरे भाई प्रोहिबिटेड गुड्स है, ड्यूटी कहाँ से ले ले? तो वो गुड्स छुपा के लाए तो भी स्मगलिंग, और नॉन नॉन प्रोहिबिटेड वाले छुपा के लाए तो भी स्मगलिंग, वैसा। अच्छा, आपने क्या किया? गोल्ड की स्मगलिंग कर ली, बचा बचा के ना कस्टम अथॉरिटी से बच के आप एयरपोर्ट से निकल आए, और गोल्ड है आपके पास, फिर आपने गोल्ड को गोडाउन में छुपा रखा है, तो गोडाउन पे रेड कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, उनके आने से पहले ना आपने सारा गोल्ड बिस्किट है ना मेल्ट करके उसको लिक्विड गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रूफ ही नहीं है कौन सा गोल्ड है, क्या है, कुछ लिखा हुआ है ही नहीं उस पर, और उनको पता चल गई वही गोल्ड है जो आप लाए थे और मेल्ट किया, तो मेल्टेड गोल्ड को सीज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप एक लेवल आगे चल रहे हो उनसे, उनके आने से पहले आपने सारा गोल्ड बेच दिया और एन कैश कर दिया। अब आपके गोडाउन में कोई गोल्ड नहीं है, नो प्रूफ, लेकिन कैश बहुत सारा पड़ा है, और उनको मालूम पड़ गया कि वही गोल्ड बेच के आपने कैश कमाया है, तो कैश लेके जा सकते हैं, वो भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शिप लेके आ रहे थे आप ऐसे गोल्ड भर के, स्मगलिंग वाली, और वो कोस्ट गार्ड्स ने पानी में रोक लिया, चेकिंग किया। अब इतना सारा गोल्ड है शिप के ऊपर, तो एक तो होता है छोटी क्वांटिटी हो तो कोस्ट गार्ड वाले अपनी शिप पे वो सामान ट्रांसफर करके ले जाएंगे,
बट अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है आपकी पूरी बोट जो है वही कॉन्फिस्केट कर ले, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपने बोट में गुड्स छुपा रखे हैं और सामान अलग करना पॉसिबल नहीं है तो पूरी शिप लेके जाएंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे कि भाई हमारे साथ चलो पोर्ट तक, शिप भी जमा करा दो, अंदर का सामान भी हम ले लेंगे, वैसा भी हो सकता है। ये सारे पावर इनके पास इस टॉपिक में है जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है। तो आप टाइटल पढ़ोगे ना, कर सकते हैं, चेक तो कर ही सकते हैं, जब कुछ नहीं है स्मगल्ड कुछ नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये सेक्शन 115 से लेके जो टॉपिक है, आप सिर्फ हेडिंग्स पढ़ोगे ना तो आपको ये सारे पॉइंट एक एक करके मिल जाएंगे जो मैंने बताया। तो बहुत छोटा टॉपिक है ये। इसमें एक और चीज होती है, इसी चैप्टर में है 124 125 सेक्शन, ऑप्शन टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन। अगर गुड्स इलीगल नहीं है, जैसे गोल्ड है ऐसा कुछ है, और अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो एक काम करो फाइन भरो और गुड्स लेते जाओ, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ड्रग्स वाला कॉम्पोनेंट हो तो उसमें नहीं हो सकता। तो जो भी गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है, वो गुड्स अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें आपको एक चांस मिल सकता है कि आप ड्यूटी पे करके गुड्स को लेके जा सकते हैं। और उसका रीजन बहुत सिंपल है कि भाई प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, उसको फाइन पे करने दो, ड्यूटी पे करने दो और क्लियरेंस कर दो। इसमें एटलीस्ट आपका कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगा, वो गुड्स बेच के कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। कॉन्फिस्केशन हो गया तो पूरा गया, जीरो हो जाएगा, ये पॉइंट है। अच्छा कॉन्फिस्केटेड मतलब प्रोहिबिटेड वाले में थोड़ी अलाउ करेंगे। कॉन्फिस्केटेड गुड्स का मालिक कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा अगर आप स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए तो कस्टम्स एक्ट तो आपके खिलाफ एक्शन लेगा ही, लेकिन जो इंडियन पेनल कोड के बदले अभी आया है वो बीएनएस बीएनएसएस, तो स्मगलिंग क्रिमिनल ऑफेंस भी तो है, तो उसमें भी आपके खिलाफ केस चलेगा। तो कस्टम्स एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमने चार्ज लगा दिया तो बाकी कोई एक्ट में चार्ज नहीं लग सकता। कस्टम्स एक्ट ने तो उल्टा लिख दिया, बोले हमने चार्ज लगा दिया ना, वो अलग है, आप लोगों को जो करना है करो इनके साथ। समझ आए, 127 में देखो वही लिखा है, बोले हम जो चार्ज लगा रहे हैं वो तो अपनी जगह है, वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन बाकी कोई भी कानून में अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन होता हो तो हम बीच में रोकेंगे नहीं, आप ले लो एक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसा। चार्जशीट बनेगी ना उसमें सब लगेगा फिर, कस्टम एक्ट भी आ जाएगा, बीएनएस बीएनएसएस सीआरपीसी आईपीसी सब आ जाएगा, स्मगलिंग का प्रिवेंशन और स्मगलिंग एक्ट होता है वो भी अप्लाई हो जाएगा। पूरी लिस्ट बना देते हैं फिर सेक्शंस की, ठीक है। चलो तो ये भी टॉपिक कंप्लीट, अब ले लो ब्रेक, बाकी के टॉपिक्स जो है वो नेक्स्ट सेशन में देख लेते हैं फिर।